मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसका जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। यानी यह रिक्त स्थान दिया हुआ है, आप इसका आंसर बता सकते हैं कि किसके जड़त्व के कारण वह लंबी छलांग लेने में मदद करेगा। सिंपल से आप समझिए इस क्वेश्चन का मोटो क्या बोल क्या रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर ऊंची छलांग मारता है तो उसके पहले वह दौड़ता है। इस किसके कारण किस जड़त्व के कारण वह लंबी छलांग लेने के लिए मदद करेगा। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है विरात्मक का जड़त्व, दूसरा दिया गया है दिशा का जड़त्व, थर्ड नंबर आपको दिया गया है आकार, या फोर्थ में दिया गया है गति। तो किसके जड़त्व के कारण वह लंबी छलांग लेने में मदद करेगा, तो बताइए इसका आंसर कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। गति के जड़त्व के कारण वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति लंबी छलांग लेने से पहले वह क्या करेगा, गति के जड़त्व को बनाए रखना चाहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन 1 का सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का फॉलो नहीं करता। कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। सेकंड नंबर बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वह गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को फॉलो करता है या नहीं करता, इसके बारे में बताइए। थर्ड नंबर में चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो आता है वह गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का फॉलो करता है या नहीं करता, आपको बताना है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को फॉलो नहीं करता या उससे संबंधित नहीं है। तो आप सिंपल से समझिएगा, पूरे को पढ़िएगा तो सिंपल से समझिएगा, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है तो ये तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है ही है। सेकंड नंबर में बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यानी चंद्रमा किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर गति करती है तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम इसमें फॉलो होता है। थर्ड नंबर में बोल रहा है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन डी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी कभी गति नहीं करती, ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि एक साधारण लोलक यदि एक साधारण लोलक धातु का बॉब, यानी साधारण लोलक धातु का जो बॉब है लकड़ी के बॉब से बदल दिया जाता है तो उसकी समयावधि क्या होगी। यानी सिंपल सी यहाँ बताना है आपको कि कौन लोलक में द्रव्यमान निर्भर करता है या नहीं करता, ये आपको सिंपल से बताना है क्योंकि पहले धातु का बता रहा है। सिंपल से यहाँ देखिए, पहले धातु का बॉब था लटका हुआ, अब लकड़ी के बॉब से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो उसका जो समयावधि है यानी टाइम इंटरवल जो आवर्तकाल है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया रहा है कि सेम रहेगा, यानी जो पहले था वही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया है कि घट जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर सही होगा कि पहले धातु के रड था उसको रिप्लेस कर दिया जाता है लकड़ी के बॉब से, तो इसका समय अवधि क्या हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा अथावत रह जाएगी। यानी सिंपल सी कहने का मतलब लोलक में द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, लोलक में द्रव्यमान निर्भर नहीं करता। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी कोई भी दिया गया बल है उसके क्षेत्र को हम बढ़ा देते हैं तो उसके दाब यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी बोल रहा है कि शून्य हो जाएगा, ऑप्शन सी बोल रहा है कि कम हो जाएगा, ऑप्शन डी बोल रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा। तो आप
बताना है आपको कौन सा सही होगा इसका, यानी हम किसी बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो दाब लगेगा वो क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, दाब घट जाएगा, दाब शून्य हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा, यानी जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताइए, टाइम आपको दे रहा हूँ। तो इसका सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर होगा कि कम हो जाएगा, यानी लगने वाला दाब जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बल का क्षेत्र बढ़ गया ना, तो दाब, क्योंकि प्रेशर जो है वो इकाई क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और यहाँ क्षेत्रफल, बल का क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है। कैलोरीमीटर यानी कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है, सिंपल सी समझिए, कैलोरीमीटर तांबे को क्यों बनाया जाता होगा, तो ऑप्शन आपके दिया गया, क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न है यानी कम होती है, यानी दूसरा में बोल रहा है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च है यानी हाई होती है, या तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता तापमान के बड़े प्रास में अचर रहता है यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। डी में बोल रहा है कि उसमें लागत कम आती है यानी पैसा खर्च कम होता है, इसके कारण कैलोरीमीटर तांबे का बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा जिसके कारण कैलोरीमीटर जो है तांबे का बनाया जाता है, तो सिंपल से समझिए, इसकी ऊष्माधारिता जो होती है, किसकी ऊष्माधारिता, उस कैलोरीमीटर यानी तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होता है वो निम्न होता है यानी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि, यानी मोटर गाड़ी में जो रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है, माने पानी का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, सो बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन ए में बोल रहा है। ऑप्शन बी आपका बोल रहा है कि पानी का घनत्व कम होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है पानी सस्ता होता है इसलिए डाला जाता है, नहीं, आगे बोल रहा है कि पानी कम ताप पर मिलता है, ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आप बताइए, छठा का आंसर क्या होगा। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अधिक होता है, इसलिए रेडिएटर में क्या उपयोग किया जाता है, पानी का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में चलूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों। इस क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही अधिक पूछा जाता है, और कोई भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए अगर साइंस का क्वेश्चन आपको जानना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है, पाना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर बोल रहा है कि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने की में अधिक समय लगता है, क्योंकि, आलूओं को पकाने में पहाड़ पर क्यों समय अधिक लगता है, आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, पहाड़ की चोटी पर ताप समुद्र तल की के ताप से कम होता है, ये होगा। दूसरा बोल रहा है कि पहाड़ की चोटी पर ताप उच्चतर होता है, ऐसा होता है क्या। वायुमंडल दाब वायुमंडलीय दाब उच्च यानी अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप बताइए कि आलू पकने में पहाड़ की चोटियों पर समय अधिक ले लेता है, क्यों, सो बताना आपको। 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो वायुमंडलीय तो दाब होता है वो पहाड़ पर क्या होता है, कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यानी वायुमंडलीय दाब जो है पहाड़ पर क्या होता है, चोटियों पर कम होती है, जिसके कारण वहाँ क्वथन मैंने बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल जो होता है पानी जल्दी जल्दी हो जाता है और उड़ जाता है वाष्प बन के, इसलिए आलू पकना धीरे धीरे हो जाता है, इसलिए समय अधिक लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि, ये भी क्वेश्चन बहुत आपके मिला होगा, अगर प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो उसमें जरूर क्वेश्चन मिला होगा ये सब क्वेश्चन। अब बताइए, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, पंखा ठंडी हवा देती है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि हवा का संवहनकता बढ़ जाती है। तो कौन सा 8 का आंसर कौन हो जाएगा, तो सिंपल सी समझिए भाई कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमको ठंडा महसूस होता है, और वही ठंडा के कारण गर्मी के दिनों में हमको आराम महसूस होता है पंखा चलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण, यानी सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित मैंने निकाला जाता है जो हानिकारक विकिरण वह कौन सा होता है। गामा किरणें होती है, या पराबैंगनी किरणें होती है, अवरक्त किरणें होती हैं, या अल्फा किरणें होती हैं। तो बताइए कौन सा किरण है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित होता है जो हमारे लिए हानिकारक है। बताइए कौन सा होगा, गामा होगा, पराबैंगनी होगा, अल्फा होगा, या अवरक्त किरणें होगी। तो 9 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सिंपल सी आप समझिए, ओजोन परत आने वाले अल्ट्रा वायलेट रे को क्या करता है, रोकता है, जो चर्म रोग से हमें बचाता है। पराबैंगनी किरण ही है जो हानिकारक किरण है, जो हमारे पृथ्वी तक आने से बचाता है, कौन, ओजोन परत। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। यानी सिंपल से समझिए, आवृत्ति और कालावधि कहने का मतलब आवर्तकाल, आवृत्ति आवर्तकाल में क्या संबंध है, यानी इनका फॉर्मूला क्या होता है वो आप बता दीजिए, वही आंसर आपका सही होगा। तो 10 का ऑप्शन ए दिया हुआ है, टी को कालावधि से दिखाया गया है जबकि म्यू से आवृत्ति को दिखाया गया है। तो टी बराबर म्यू होता है। ऑप्शन भी बोलता है कि टी बराबर 1 प्लस म्यू होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है टी बराबर 1 मल्टीप्लाई बाई यू होता है। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सेम ही है। अब नेक्स्ट डी बोल रहा है कि टी बराबर 1 बाई म्यू होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार, बताइए कि आवृत्ति और कालावधि यानी आवर्त काल आवृत्ति में कौन सा रिलेशन है जो सूत्र बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, टी बराबर होता है 1 बाई म्यू। टी बराबर क्या होता है, 1 बाई म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चालक की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। चालक की विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, यानी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि चालक की बनावट पर, यानी पदार्थ की चालक के पदार्थ पर डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई पर डिपेंड करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, या चालक का प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके पदार्थ पर डिपेंड करता है, यानी वह तांबा का बना हुआ तो तांबा के पदार्थ पर डिपेंड करेगा, चांदी का बना चांदी पर डिपेंड, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम पर डिपेंड करेगा, लोहा का लोहा का डिपेंड करेगा। इसलिए चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप, इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं, समस्थानिक के द्वारा के द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसका नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो सिंपल से आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये याद होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। परमाणु द्रव्यमान यानी मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों के बराबर होता है। यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो बताइए इसका परमाणु संख्या कितना होगा। यानी अब 298 में से 188 को आप घटा देते हैं तो जो आएगा आंसर वही आपका यहाँ भी आंसर सही होगा 12 का। तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा 110। क्या आंसर होगा, 110 हो जाएगा, 110 आंसर आपका हो जाएगा, यानी 110 उसका परमाणु संख्या होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं सोडियम क्लोराइड, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं कितनी होगी, यानी सेल की संख्या कितनी होगी, यानी ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी। तीसरे आवर्त में मौजूद जो तत्व होंगे उसमें ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 ऑर्बिट होगा। वो भी कौन कौन होंगे, के एल एम, ये 3 ऑर्बिट होंगे जो तीसरे आवर्त में तत्व होंगे, वो 3 ऑर्बिट उसमें होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड
आयन यानी Cl माइनस में होता है। तो आखिरी गैस है कौन, इनर्ट गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है क्लोराइड आयन में होता है, क्लोराइड आयन में होता है। तो कौन सा होगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइएगा। 15 का कौन सा आंसर होगा। तब आर्गन एक ऐसा आखिरी गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्लोराइड आयन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी 2015 में सीएनजी के द्वारा चलने वाली ट्रेन शुरुआत हुआ है। अब यहाँ फुल फॉर्म पूछ दिया है, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सीएनजी से चलने वाला पहला ट्रेन कब चला गया था, 2015 में, लेकिन सीएनजी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। तो बताइए इसका फुल फॉर्म तो आप 9, 10, 8 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आंसर इसका बताइए क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलेंगे। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के बनते हैं, किसके बने होते हैं, यानी जो सिक्का होता है, कॉइन्स जो होते हैं, वो किसका, कौन सा मेटल का बना होता है। तो पहला बोल रहा है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का, चांदी और स्टील का, स्टील और पीतल का, तांबा और निकल मिश्र धातु का। तो ऑप्शन 17 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप समझाइए और बताइए। तो फेरेटिक जो होगा स्टेनलेस स्टील, यानी फेरेटिक बोलने का मतलब यहाँ फेरस मैंने लोहा स्टेनलेस स्टील के मिलाकर बनाया जाता है। कौन सा, 1 रुपये और 2 रुपये का सिक्का। अब 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर बोल रहा है कि किस गैस का ताप उत्पन्न होता है, किस गैस का ताप उत्पन्न होता है। तो बताइए किस गैस का ताप उत्पन्न होता है, यानी किसी भी गैस का ताप जो है उत्पन्न होता है, किस रूप में उत्पन्न होता है, इनके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के द्वारा, इनके अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण, इनके अणुओं के बीच के आकर्षण बल के द्वारा, इसके अणुओं के बीच के प्रतिकर्षण बल के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों का, इसलिए क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट माने। क्या इसका आंसर होगा, किसी भी गैस का ताप जो उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण गैसों में ताप उत्पन्न होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आज मैं 20 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, नेक्स्ट डे आपको फिर से 20 क्वेश्चन साइंस का दूंगा, जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें परमाणुओं तक की श्रृंखला चेन होती है, यानी कितने चेन होती है, कितने परमाणुओं तक की श्रृंखला या चेन होती है। चेन या श्रृंखला जो एक ही चीज़ है, सीरीज जो बोले या चेन बोले या श्रृंखला बोले, कितने श्रृंखला परमाणु को होती है बताइए। 19 नंबर का तो ऑप्शन 90 का कौन सा सही होगा, 5 या 6, 7 या 8, 8 या 9 या 6 या 7। तो ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा बी सही आपका हो जाएगा, यानी 7 और 8 श्रृंखला बनाती है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब ये बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।